एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा. It shouldn't be allopathic versus Ayurveda. It should be allopath and Ayurveda. आयुर्वेद में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है, पंचकर्मा. ये क्या है, आप इसके बारे में बताइए. बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना गया पंचकर्म है. दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचन. ये तो संशोधन है शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः. नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल. आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए एक बेहद ही खास मेहमान हैं, डॉक्टर दीपक सिंह जी हमारे बीच हैं. तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और पिछले एक लंबे समय से इस फील्ड में आपके द्वारा एक शानदार सा कार्य किया जा रहा है. तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से आयुर्वेद क्या है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, मुझे मंच प्रदान करने के लिए. पहले तो मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया. दूसरा, आयुर्वेद की जहां तक बात है तो आयुर्वेद अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोलें, दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद. जहां आयु का अर्थ है लाइफ, जीवन, और वेद का अर्थ है नॉलेज. तो इसका मतलब है कि हम जीवन को कैसे जिए, उसका जो ज्ञान है वो सब आयुर्वेद है. आयुर्वेद में इसके अलावा जो है फिर बाकी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन मेन जो उसका वो है, वो आयुर्वेद का मतलब ही यही है कि हम जीवन को अपना कैसे अच्छे से जिए. आज के समय में मतलब आयुर्वेद इतना हॉट टॉपिक क्यों है और इसकी जरूरत क्यों है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है. आयुर्वेद का उद्देश्य शास्त्रों में बोला गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च. मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बना के रखना, और कोई रोगी हो गया है तो उसके रोग को कैसे हम निपटा सकते हैं, कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, ये सब आयुर्वेद है. तो मैक्सिमम जितने भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें मेनली हम फोकस करते हैं पेशेंट पे, लेकिन आयुर्वेद फोकस करता है हेल्थ. जो आदमी हेल्दी है उसकी हेल्थ को हम कैसे आगे बना के रख सकते हैं. तो इसलिए आयुर्वेद इस टाइम पे हॉट टॉपिक है कि लोगों को एलोपैथ या बाकी होम्योपैथ वगैरह कुछ पद्धतियों से थोड़ा सा सैचुरेशन डेवलप हो गया है. आयुर्वेद में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, और जिस प्रकार की दवाइयां हैं, जिस प्रकार के हमारे पास ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो नॉर्मल आदमी भी फॉलो कर सकता है, और रोग को तो निदान करता ही करता है, आपके स्वास्थ्य को बनाए रखता है. इसलिए शायद से इस टाइम पे मुझे लगता है कि आयुर्वेद बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए. इधर आयुर्वेद में एक शब्द का काफी इस्तेमाल होता है, पंचकर्मा. ये क्या है, आप इसके बारे में बताइए. इसमें भी मैं फिर से वही कहूंगा कि पंचकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है. पंच कर्म, पांच काम. तो पांच काम क्या है? अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए, आयुर्वेद में जो स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण है वो तो अलग टॉपिक है. दूसरा टॉपिक है रोगों का हम कैसे निवारण करते हैं. तो रोगों के निवारण के लिए भी मोटे मोटे तौर पे दो पद्धतियां बताई गई हैं, एक शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा. तो शमन चिकित्सा का मतलब है कि आप दवाइयों के बेस पे या किसी बाहर से कोई थेरेपी देके दोषों का शमन कर रहे हैं और रोग का निवारण कर रहे हैं. लेकिन शोधन चिकित्सा जो है वो पंचकर्म चिकित्सा जो है वो शोधन चिकित्सा है. उसमें क्या होता है, हम बॉडी को अंदर से प्योरीफाई करते हैं. बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना जो है पंचकर्म है. और एक बड़ा अच्छा श्लोक है शास्त्रों में कि दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने. ये तो संशोधन है शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः. कि जो दोष हम दवाइयों से जीत लेते हैं या लंघन पाचन से जिनका हम हरण कर लेते हैं, जिन दोषों का, वो बाद में प्रकोपित हो सकते हैं और दोबारा रोग कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने पंचकर्म कराया है, आपने शोधन चिकित्सा करा ली है शरीर की, तो कई बार क्या है कि बीमारियां आपको, अगर आप अच्छा खान पान फॉलो कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वो बीमारियां दोबारा पुनर्उद्भव नहीं होती हैं. और पंचकर्म में 5 चीजें क्या बताइए? वमनम, रेचनम, नश्यम, निरूह च अनुवासनम. वमन जिसे कहते हैं थेरेप्यूटिक इमेसिस, उल्टी करवाना लेकिन थेरेप्यूटिक तरीके से. ऐसी विरेचन है परगेशन, लूज मोशंस करवाना थेरेप्यूटिक तरीके से. बस्ती है, जैसे आपने एलोपैथ में सुना होगा एनिमा लगते हैं, तो बस्ती भी 2 प्रकार की होती है, निरूह और अनुवासन, जो पंचकर्म के अंदर इंक्लूड है. निरूह वाली होती है डिकॉक्शन एनिमा, उसमें हम काढ़े का जो है एनिमा देते हैं, और अनुवासन बस्ती है जिसमें हम ऑयल एनिमा देते हैं. इसके अलावा नश्य है, नाक के थ्रू हम दवा का नेजल इंस्टॉलेशन करवाते हैं ताकि हम सिरोविरेचन करवा पाएं. सर के रोगों के लिए नश्य बहुत अच्छी बताई गई है. इसके अलावा कुछ आचार्यों ने रक्तमोक्षण भी जो है पंचकर्म में इंक्लूड किया है, जिसमें हम किसी भी मीन्स से, चाहे वो लीच थेरेपी के थ्रू हो या किसी और तरीके से हो, हम ब्लड निकाल लेते हैं शरीर से थोड़ा, तो वो भी जो है पंचकर्म के अंदर ही इंक्लूड बताया गया है. तो ये मोटे मोटे जो है 5 कर्म जिनसे हम शरीर को अंदर से शुद्ध कर सकते हैं और दोषों को जो है एकदम खत्म कर सकते हैं, वो पंचकर्म है. एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, तो आपके हिसाब से क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा दैट इट शुडंट बी एलोपैथिक वर्सेज आयुर्वेदा. इट शुड बी एलोपैथ एंड आयुर्वेद. क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा पर्पज है, अल्टीमेट जो एम है, वो है हम रोगी का रोग निदान कर पाए. कोई हमारे पास परेशान आ रहा है तो उसको हम किसी भी मीन्स से उसकी रोग से मुक्ति दिला पाए. वही काम एलोपैथ भी कर रहा है, वही काम आयुर्वेद भी कर रहा है. तो इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. ये सिर्फ ये है कि एलोपैथ अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है, आयुर्वेद अपनी जगह अच्छा काम कर रहा है. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एलोपैथ में क्या है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका हमें एलोपैथ इलाज करवाना ही है. किसी को एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है, हार्ट अटैक जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक आ जाते हैं, तो आपको
उस समय तो जो है एकदम एलोपैथिक इलाज चाहिए ही चाहिए, उसमें आयुर्वेद इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद क्या है, जब आपने एलोपैथ के थ्रू अपना इलाज करवा लिया है, तब आप आयुर्वेद में आके उसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं आप अपना हेल्थ का। तो वो मुझे लगता है कि एलोपैथ अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, आयुर्वेद अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर हम दोनों का सामंजस्य बिठा के चलें और एलोपैथ और आयुर्वेद मिलके काम करें, तो शायद हम अपने लक्ष्य को ज्यादा अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे। हम मतलब अक्सर ये भी सुनते हैं, देखते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि भाई आयुर्वेद में इलाज काफ़ी जो उसका एक प्रोसीजर है वो काफ़ी मतलब धीमे है, मतलब वहाँ पे इलाज का जो असर होता है वो काफ़ी धीरे धीरे होता है, ये एक तो ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये चीज़ें तो बहुत सारे मतलब आयुर्वेद को लेकर मिथ्स हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? जी मैं एक करके सारे मिथ्स के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल गलत धारणा है कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में भी कई सारी दवाइयां हैं, कई सारे कल्प हैं जो अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे रॉ हर्ब्स हैं जो हमें काष्ठ औषधियों से मिलती हैं, जैसे किसी पेड़ की छाल, पत्तियां, फूल या उनका जड़, वो चीज क्या है हमारी बॉडी में अच्छे से एसिमिलेट कर जाती है और बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देती है। तो लोग सोचते हैं कि वो जो ये चीज है ये सभी में लागू होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं आयुर्वेद में जो अलग अलग तरीके से रोग का निदान करती है। जैसे एक है रसौषधि, रस बोलते हैं पारद को, लेमन टर्म में बोल सकते हैं कि मरकरी। तो मरकरी जो है बहुत पॉइजनस, हाईली पॉइजनस और मेटेलिक कंपाउंड है। अगर ये आपके लिवर में लंबे टाइम तक जमा होगा तो कोई ना कोई दिक्कत देगा। और इसमें क्या है कि हम लोग जब रसौषधि की प्रिपरेशन करते हैं तो कई सारी दवाइयां ऐसे बनाते हैं कि उनका पॉइजनस इफेक्ट चला जाए और उसकी मात्रा होती है। अगर आप मार्केट से जाके या किसी से कह के आप कोई भी दवा ले लेंगे तो उसका क्या साइड इफेक्ट है वो सिर्फ वही बता सकते हैं जिसने उस बारे में पढ़ा हुआ है, जिसको उस बारे में नॉलेज है। जैसे रसौषधियों की नॉर्मल डोज बताई गई है 125 mg से 250 mg ओडी और बीडी, एक टाइम या 2 टाइम। लेकिन क्या है कई सारे लोग जो है जिन्हें इस डोज का नहीं पता है 3-3 ग्राम तक ले लेते हैं सुबह शाम। अब अगर इतना ज्यादा आप मेटेलिक कंपाउंड ले रहे हो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, आयुर्वेद में कुछ दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, लेकिन वो उसी को पता होगा जिसने उस बारे में पढ़ रखा है। दूसरा आपने जो बोला कि आयुर्वेद जो है धीरे धीरे काम करता है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि बहुत तेजी से भी काम करती हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, अगर किसी का लूज मोशंस करवाने हैं, आप इच्छाभेदी रस करके एक दवा आती है उसकी 2 गोलियां खिला दीजिए, उसको इतने मोशन हो जाएंगे कि उसका वेट लॉस होने लगेगा। तो ऐसी भी कुछ दवाइयां हैं। और आयुर्वेद इसलिए धीरे धीरे काम करता है कि एक तो रूट कॉज पे आपके काम करता है, उसको जड़ से खत्म करने का कोशिश करता है। दूसरा, हमारे पास मरीज तब आता है जब वो सब जगह दिखा चुका होता है, बीमारी 5-6 साल 7 साल पुरानी होती है। तो जितनी ज्यादा लंबी टाइम तक बीमारी होगी, दोष उतने प्रकोपित हुए होंगे, उन दोषों के शमन के लिए आपको उतना काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जो है जड़ की तरफ काम करती है, इसलिए थोड़ा लंबा समय लगता है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं, अगर आप तुरंत बीमार हुए, आप तुरंत आ जाएंगे तो हो सकता है कि हम और जल्दी आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा पाए। और तीसरा एक मिथ जो मैंने बहुत ज्यादा सुना है वो है कि आयुर्वेदिक दवा कोई भी ले सकता है, उसके लिए किसी खास डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो ये मिथ है, क्योंकि सरकार ने जैसे सारे कोर्स बनाए हुए हैं। एलोपैथ के लिए आपको एटलीस्ट एक MBBS की डिग्री चाहिए, होम्योपैथ करने के लिए आपको एक एटलीस्ट BHMS की डिग्री चाहिए। तो ऐसे ही आयुर्वेद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट एक BAMS की डिग्री चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 साल 5.5 साल कोर्स करता है आदमी, उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करता है और उसके बाद हम जो है मरीजों को देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति इस बात को समझे कि आप जो है कुछ दवाइयां सिर्फ किसी के कहे हिसाब से ना ले लें। क्योंकि ये जो है कई बार रोगी आता है और बोलता है मैंने फला जगह से फला दवाई ली और मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। तो वो जो डोज है किस तरीके से खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, शाम को खानी है, सुबह को खानी है, वो आपको वही बता पाएगा जिसने उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है काफी टाइम से। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन मिथ्स से दूर रह के कुछ फैक्चुअल बातें आप देखें, सीखें और जब भी किसी को दिखाएं किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर को ही अगर आप दिखाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आयुर्वेद में कैंसर को लेकर क्या कुछ है, आप इसका बताइए। मैं आपको इस बारे में बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में मैं 2021-22 के टाइम में काम करता था, तो मैंने वहाँ कैंसर डिपार्टमेंट में ही काम किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि आप एंड स्टेज में अगर उसका आपको पता लगे तो करने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता। दूसरा, अनेक धारणाएं ऐसी हैं कि आप आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप खा लें तो कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक वो रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं हो जाते हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, तो ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि आपको उससे रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कीमोथेरेपी करवानी चाहिए, रेडियोथेरेपी करवानी चाहिए और सर्जरी अगर होनी है तो वो सर्जरी करवानी चाहिए। और उसके बाद जो है कीमो के जो साइड इफेक्ट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी लॉस हो जाती है, आपको और चीजें दिक्कत होती हैं, उनके लिए आप आयुर्वेद अपना सकते हैं। लेकिन अभी
जब तक हमारे पास रिसर्च पेपर नहीं है, सिर्फ हम ब्लाइंडली ये नहीं बोल सकते कि आयुर्वेद कैंसर को एकदम ट्रीट कर देता है। अभी बीच में कुछ कंट्रोवर्सी भी इसीलिए चली एलोपैथ और आयुर्वेद में। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर जिस दिन हम अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवा दें, जिस दिन आपको लगे कि हाँ हम कैंसर को एकदम इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इसका क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसका क्या फार्माकोडायनेमिक्स है, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ आयुर्वेद कैंसर को क्योर कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर कैंसर आपको डायग्नोस हुआ है, आपको किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को प्रॉपर्ली दिखाना चाहिए। अगर वो आपको सलाह देते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह की, तो वो करवानी चाहिए। और साथ साथ में आप आयुर्वेद चला सकते हैं। जैसे मैंने बोला, एलोपैथ और आयुर्वेद का सामंजस्य बना के हम चल सकते हैं, तो वो आप अपने साथ कर सकते हैं। वो कॉल पेशेंट का रहता है कि उसे क्या करना है। इसमें भी एक उदाहरण दूंगा, और इसमें जागरूकता का बहुत ज्यादा अभाव है लोगों में। जैसे मेरे टीचर भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, डॉक्टर शलभ अरोड़ा सर हरिद्वार में सेंट्रल हॉस्पिटल में बहुत अच्छे कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। ऐसे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसे वहाँ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर एच.एस. भंडारी सर हैं, जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार मरीज जो है आपको डायग्नोस हो गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास वहाँ एक पेशेंट आई जिन्हें कैंसर डायग्नोस हो गया था फर्स्ट स्टेज में। और ब्रेस्ट कैंसर जो है, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, कुछ कैंसर ऐसे हैं जो बहुत तेजी से चलते हैं। तो उनका जो कैंसर था वो थोड़ा तेजी से चलने वाला था। हमारे पास आई, डायग्नोस हो गया था। उनसे बोला कि आपको कैंसर है, वो मानने को तैयार नहीं थी। बोली छोटी सी गांठ तो है स्तन में, इतना ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो उनसे हमने साफ साफ बोला था कि आप 4-5 जगह और ओपिनियन ले सकते हैं, अगर आपने कहीं ओपिनियन लेने, लेकिन इतना ज्यादा लेट ना करें कि ये आपको बाद में दिक्कत दे। तो शायद वो मानी नहीं। फिर उनसे किसी ने बोला कि फला बाबा के पास चले जाओ, फला उनके पास चले जाओ, वो आपको दवा दे देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। वो भटकती रही। और 3 महीने बाद वो जब हमारे पास दोबारा आई, वो जो फर्स्ट स्टेज कैंसर था वो 3rd-4th स्टेज में पहुंच चुका था। उसमें करने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा है नहीं फिर। तो इसलिए आपको, मुझे लगता है सबसे पहले तो आप ओपिनियन लें किसी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड डॉक्टर का जो उस विषय की नॉलेज रखता हो, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली काम करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज नहीं है, आप ओपिनियन लें। लेकिन अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायग्नोस हो गया, तो आप उसका इलाज जल्दी से जल्दी करवाएं। अदरवाइज फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रहता। जैसे मेरे पास भी कई सारे मरीज आते हैं जो शायद मेरे पास अगर 2 साल पहले आ गए होते या 4 साल पहले आ गए होते, तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से उसका इलाज कर सकते थे। लेकिन बाद में क्या है कि वो हमें भी दिक्कत होती है और मरीज तो खैर खुद भुगतता ही है। तो मुझे लगता है कि आदमी को थोड़ा सा इस बारे में नॉलेजेबल होना चाहिए। और जहां तक कैंसर का सवाल है, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कैंसर को रोक सकती हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये कहना कि एकदम कैंसर को ठीक कर देती है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी और अतिशयोक्ति होगी। उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत रिसर्च पेपर पे और डिटेल में नॉलेज गेन करनी चाहिए। आयुर्वेद में मतलब कौन कौन सी डिजीज हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनका बहुत अच्छे से इलाज होता है? आयुर्वेद में बोला गया है कि अष्टांग आयुर्वेद बोला गया है। आयुर्वेद के 8 अंग हैं और उन 8 अंग में सब चीजें इंक्लूडेड हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, शल्य तंत्र, कौमार भृत्य जो है पीडियाट्रिक्स, और स्त्री रोग, प्रसूति रोग जो है, तो सारे रोग जो है आयुर्वेद ट्रीटमेंट देता है। लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ रोग ऐसे हैं जिसमें आयुर्वेद का बहुत अच्छा रिजल्ट है। डाइजेस्टिव इश्यूज जितने भी हैं, आपका जीआईटी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जितना भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आयुर्वेद बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा लीवर डिजीजेज बहुत सारी हैं। आयुर्वेद के पास क्या है कि बहुत सारी कल्पनाएं हैं, सुरस, कल्क, वात, हिम, फांट। दवाइयां भी बहुत टाइप से हैं, वटी हैं, चूर्ण हैं, अवले हैं चाटने के लिए, पीने के लिए सिरप्स हैं, आसव, अरिष्ट हैं। तो अनेक सारी कल्पनाएं हैं जो दवाइयां जो हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। जैसे मेरे पास कई बार पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब आपको हमने ये बीमारी है, फला बीमारी है, आपने एक पेशेंट देखा था वो 2 महीने में ठीक हो गए थे, क्या हम भी आप गारंटी से इलाज कर देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन नेचर है, वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप पे कैसे दवाई इफेक्ट करेगी, आपको क्या दवाई देनी चाहिए, आपको क्या दवा खानी चाहिए, और आपको क्या दवा किस हिसाब से, आपका प्रकृति के हिसाब से हम किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है डिसाइड करेंगे, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और एक और मैं आपको इसमें खास बात ये बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग बोलते हैं कि आप इलाज कर रहे हैं 100% गारंटी के साथ इलाज कर दीजिए। तो उनको मैं बहुत सामान्य तरीके से ऐसे बोलता हूँ कि इलाज 100% गारंटी के साथ सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, या तो एक भगवान है या दूसरा जिसे कुछ आता नहीं है, छोला छाप किस्म का आदमी। अगर जिसने पढ़ा लिखा रखा है तो उसे ये पता होगा कि क्या साइड इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है और कितना इफेक्ट कर सकता है। तो वो गारंटी से इलाज तो नहीं होता। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में लीवर डिजीजेज हैं, स्किन डिजीजेज हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, कुछ पुराने पेन हैं, हड्डियों के दर्द हैं, जोड़ों की जो समस्याएं हैं, उनमें आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। और पंचकर्म थेरेपी होलसम जो है आपका बहुत अच्छा शोधन चिकित्सा का प्रोटोकॉल है, जिसको आप जो है सीजनल तरीके से भी करवा सकते हैं। जैसे पंचकर्मा में बोला गया है कि ऋतुओं के हिसाब से हमारी बॉडी में चेंज आते हैं,
बसंत में कफ प्रकोपित होता है, शरद में पित्त प्रकोपित होता है और वर्षा में वात प्रकोपित होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, बसंत ऋतु में हम वमन करवाते हैं, वॉमिटिंग करवाते हैं, थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग, और शरद ऋतु में हम विवेचन करवाते हैं, थेरेप्यूटिक परगेशन, और बाकी जो वर्षा ऋतु है उसमें हम एनिमा प्रीफर करते हैं, और उसमें भी मेनली ऑयल एनिमा। लेकिन ऐसा है कि आप सीजन में किसी भी सीजन में करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो तो आप पंचकर्मा ले सकते हैं। और पंचकर्मा से आपका एक बार शरीर का शोधन हो जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमने बहुत अच्छा इलाज देखा है और किया है। जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, एसाइटिस के पेशेंट थे, लीवर खराब हो गया था, इसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, पेट पूरा फूल गया था। तो अकॉर्डिंगली हमने उनका ट्रीटमेंट डिसाइड किया, और शायद से 5 महीने के अंदर, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सेल्फ रिजुविनेटिंग ऑर्गन है, खुद को खुद ही हील कर लेता है अगर आप ऊपर से उसके ऊपर दबाव ना डालें। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आयुर्वेद में इलाज हो सकता है। मेन यही है। छोटे बच्चों में आयुर्वेद इसलिए भी प्रेफर करना चाहिए कि कुछ दवाइयों का, बाकी पद्धतियों में कुछ दवाइयों का बड़ा साइड इफेक्ट भी आता है। आयुर्वेद की कुछ दवाइयां हैं जिनका साइड इफेक्ट थोड़ा मिनिमल है, बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, बच्चों की मेधा वृद्धि के लिए, बुद्धि विकास के लिए, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। आपके यहाँ पे एक जो सेंटर भी है, जी, उसके संबंध में कुछ आप जानकारी दें। कहूँगा कि हमारे 2 सेंटर अभी फिलहाल हैं रनिंग में। एक दिल्ली में है सीआर पार्क में, और दूसरा हमारा पिथौरागढ़ में है। दोनों गणेश आयुर्वेद नाम से ही हैं। और आपको ये बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि अभी अगले साल के स्टार्टिंग में ऋषिकेश में हम जो है एक सेंटर जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम होगा जय ओणेश्वर महादेव वेलनेस सेंटर। तो हमारे मित्र जो हैं वहाँ डॉक्टर के रूप में हैं, और वहाँ भी पंचकर्मा की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बाकी यहाँ के सेंटर का जो है हमारा गणेश आयुर्वेद जाखनी में है, केनरा बैंक के अपोजिट, आर्मी स्वीट्स के जस्ट बगल पे। तो वहाँ पे हम जो है मेनली इस टाइम पे हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, जोड़ों के दर्द के, पुराने दर्द के, शरीर में सर्वांग वात प्रकोप के, लीवर डिजीजेज के कुछ पेशेंट हैं जो हम ट्रीट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जैसे महिलाएं कुछ ऐसी हैं जिनमें मासिक धर्म की अनियमितताएं वगैरह दिक्कतें हैं, सफेद पानी की दिक्कतें हैं, या बच्चेदानी जो है ढीली पड़ गई है, उनका इलाज होता है। इसके अलावा बुजुर्गों में क्या है कि आपका वात प्रकोप की वजह से पूरी बॉडी में पेन होता है, उसके लिए हम जो है पंचकर्मा भी करवाते हैं और दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं। स्किन डिजीज का हम करते हैं, लीवर डिजीज का हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। और किडनी में अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज, नॉर्मली क्या होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज जो है स्टेज 1 स्टेज 2 में पता ही नहीं लगती हैं। आप सिर्फ जो है GFR देख के या यूरिया क्रिएट देख के या सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट देख के आप पता नहीं कर सकते कि किस स्टेज में पहुंच चुका है, या दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। कई बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है स्टार्टिंग स्टेजेज में। तो लेकिन अगर किसी को स्टार्टिंग स्टेज में पता लग जाए किडनी डिसऑर्डर्स का, तो उसका भी इलाज होता है। इसके अलावा मूत्र मार्ग संबंधी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट संबंधी जितनी बीमारियां, उसका भी हम इलाज करते हैं। तो होलसम मैं कहूँगा कि लगभग सारी बीमारियां हम इंक्लूड करते हैं जिनका हम इलाज कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मरीज आता है, हमें लगता है कि इसको कहीं हायर सेंटर जाने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से भी हम कंसल्ट करते हैं। अगर हम खुद से ठीक कर सकते हैं तो हम अपने पास रख के इलाज करते हैं। एजुकेशन के संबंध में जानकारी दीजिए। आपने कहाँ से स्टडी की अपनी, और क्या क्या स्टडी आपने की है? पहले तो मैं जो हूँ अल्मोड़ा ज़िले का नेटिव हूँ, वहाँ का मूल निवासी मैं अल्मोड़ा ज़िले का हूँ। और मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वहीं से हुई है, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है मेरी विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन BAMS जो है गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज है हरिद्वार में, उससे मैंने 2010 में एडमिशन लिया था और 2016 में कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद मैं अलग अलग जगहों पे काम करता रहा हूँ। दिल्ली में मैंने 2-3 साल काम किया है, लखनऊ में 6 महीना काम किया है, उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल हल्द्वानी में मैंने 1.5 साल करीब काम किया है, और अभी अपने संस्थान में कुछ समय से जुड़ के काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत ही शानदार बातचीत आपके साथ रही। सर, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज का हमारे इंटरव्यू से। आखिर में क्या कुछ जो स्वास्थ्य संबंधी जो संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी लोगों तक पहुंच सकता हूं, सबसे पहले तो उन्हें बोलना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आपको किस चीज को दिखाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, किस स्पेशलिटी के डॉक्टर को दिखाना है, वो कम से कम आपको पता होना चाहिए। हमारे इन पहाड़ी क्षेत्रों में और दूरस्थ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या भी है कि लोगों को जागरूकता का अभाव है। अगर किसी को माना पीलिया हो गया है तो लोग कहते हैं कि घर में झाड़ने वाला, झाड़ फूंक वाला होता है, उससे झड़वा लो। अच्छी बात है, वो भी कीजिए, बट प्राइमरीली आपको जो है अगर जॉन्डिस डेवलप हो रखा है तो आप कम से कम एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, उसका इलाज भी कीजिए, साथ में अपने साथ वाली झाड़ फूंक वाली चीजें करते रहिए। और दूसरा उदाहरण से आपको समझाता हूँ, एलोपैथ में कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन वगैरह कम करते हैं और किसी दवा के साथ मिला के देने पर उसकी पोटेंसी बढ़ा देते हैं।
तो लोग ओवर द काउंटर क्या है कि ऐसे स्टेरॉइड मिलते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ माल प्रैक्टिसेज ऐसी हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो आदमी को इजीली अवेलेबल है। अब स्टेरॉइड्स की डोज क्या होती है, आपको ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके रखना होता है। वो धीरे धीरे ऐसे करके ग्राफ उसका ऊपर चढ़ता है, पीक पे पहुंचता है, उसके बाद ऐसे टेपर करके उसकी डोज कम करके बंद करना होता है। तो कुछ एक मरीजों से मेरा जब वास्ता पड़ा इस बीच में, तो कुछ मरीज ऐसे हैं कि वो बहुत जल्दी इफेक्ट देती है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेरॉइड लिया दर्द के लिए, उन्हें शायद किसी ने ओवर द काउंटर दे दी होगी, उन्होंने स्टेरॉइड लिया, उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, मजा सा आया, उन्होंने वो दवा खुद से शुरू कर दी। कभी ज्यादा दर्द हुआ 3 गोलियां खा ली, कभी कम दर्द हुआ 1 गोली खा ली, कभी और ज्यादा दर्द हुआ 5 गोलियां भी खा ली। तो ऐसे करके वो साल साल तक चला रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बिना किसी डोज को जानते हुए आप उसको लेना शुरू करेंगे, तो वो आपको अल्टीमेटली जो है लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देगी, दिक्कतें देगी। और फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसे, एक टर्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो नॉर्मली आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बुखार के लिए या किसी भी बीमारी के लिए कोई दवा प्रिस्क्राइब करता है, उसमें एंटीबायोटिक होते हैं। तो मेनली जो है हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक कोई एंटीबायोटिक अगर काम कर रहा है तो आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपका रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे इलाकों में क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, आदमी ने इतनी एंटीबायोटिक खा ली है कि अब वो उस एंटीबायोटिक को लेगा तो वो सर्टेन डिजीज में कोई काम नहीं करेगी। लेकिन लोग क्या है 15-15 दिन तक सिफिक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऐसे खा रहे हैं दवा को खाने की तरह, और उसके बाद बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो एक तो रेजिस्टेंस डेवलप रखा है, तो वो आपकी बीमारी पे तो काम कर नहीं रही है, उल्टा आपको साइड इफेक्ट जरूर देगी। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चीज किसे दिखानी है और आपको उसके लिए क्या चीज करनी है, ताकि हम जो ये साइड इफेक्ट लेके आते हैं लोग, इनसे बच पाए और लोगों को हम बेहतर उनका स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दे पाए। क्योंकि अगर आप ऐसे ओवर द काउंटर ड्रग लेंगे, किसी को भी दिखा के कुछ भी इलाज करवा लेंगे, या किसी ऐसे आदमी को जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की है, उसको दिखा के आप दवा ले लेंगे, तो वो ओवर द टाइम आपको ही कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। तो बस मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को ये सुझाव और सलाह जरूर देना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। भले कहीं भी जाएं, किसी रजिस्टर्ड आदमी को दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और वो जो सलाह देता है उसको माने, उसको फॉलो करें। और साथ साथ में जो भी, जैसे आयुर्वेद में भी बोला गया, दैव्योपाश्रय चिकित्साएं होती हैं, सत्वावजयी चिकित्साएं होती हैं, जिसमें देवताओं को बहुत मानते हैं, झाड़ फूक वगैरह है, वो भी साइड बाय साइड आप करवाते रहिए। लेकिन पहले आप जो है प्राइमरीली आप किसी डॉक्टर को दिखाएं, और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट साथ में करें, और बाकी चीजें भी साथ में चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे दर्शकों से बस यही आशा करता हूं कि वो अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक होंगे, और कोई भी पैथी अपनाए, एलोपैथ अपनाए, आयुर्वेद अपनाए, लेकिन उसे फॉलो करें। डॉक्टर जो जो आपको बोल रहा है, जिस समस्या के लिए वो आपको जो जो चीजें बता रहा है, उसे फॉलो करें। जब डॉक्टर बोले इतनी टाइम तक दवा खानी है, खाएं, जब डॉक्टर बोले बंद कर दीजिए, बंद कर दें। बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को सलाह और सुझाव देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय में दिया। थैंक यू सो मच।